Hello everyone, और दिस इज़ आवर बूस्टर सेशन एंड आई होप अब तक सब लोग जान गए होंगे कि बूस्टर सेशन में हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों ने जो भी पढ़ा रहा होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रहते हैं उनको हम लोग एक बार खुद से करके देखते हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ा हुआ होता है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करना है जब आपके पास दो से ज़्यादा मासेस इन्वॉल्व हो। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये कोई टेस्ट मास है या कोई भी मास मान लीजिए M0 रखा है, इसके आसपास M1, M2, M3 और ढेर सारे मास रखे होते हैं। M1 अट्रैक्ट कर रहा है F1 से, M2 अट्रैक्ट कर रहा है F2 से, M3 अट्रैक्ट कर रहा है F3 से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन दिस M0 इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स बिटवीन M0 and 1, 2 and 3। सिंपल, ठीक है। और आप कह सकते हैं अगर M0 और M1 के बीच फोर्स लग रहा था F1, M2 आ गया तो भी फोर्स कितना रहेगा? F1 ही। दैट मीन्स फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर मासेस। इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया, सिस्टम ऑफ मासेस आर अरेंज्ड अराउंड द एक्स एक्सिस, ऑल द मासेस आर आइडेंटिकल, masses are placed at in such a way that is written on the board, x equals to 0, then r, 2r, 4r, 8r, such a। आपसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड एट द ओरिजिन। जो मास यहाँ पर है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? सिंपल। तो अब आप देखिए यहां से पहला वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा F1, दूसरा वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तीसरा वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऑल द फोर्सेस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला वाला मास जो फोर्स लगेगा दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड डिस्टेंस कितना हो गया? 2r, जी एम स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। थर्ड वाला जी एम स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और आगे जाते हैं तो ये आपका 64 भी हो जाता, 8r पे होता। तो अगर आप देखना चाहें तो जी एम स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाता 64r स्क्वायर। जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया। Now 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64 and so on. Now here we will take a break. Now this pattern is basically a geometrical progression and हमको ये चीज आनी चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। So जो टोटल सम होगा, this is an infinite series and the sum of this infinite series is a upon 1 minus r, where a is the first term and r is the common factor. Here what is the common factor? Common factor is 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. Like you multiply 1 by 4 with 1, we get 1 by 4. Then 1 by 4, like this you can understand. Here 1 by 4 you will get 1 by 4. 1 by 4 into 1 by 4 you will get 1 by 16. 1 by 16 into 1 by 4 we will get 1 by 64. So the first term is 1 and the common factor here is 1 by 4. So the answer will be, we can calculate the answer here. So the net force will be g m square upon r square 1 upon 1 minus 1 by 4. Okay, so here this will be 4 by 3 g m square upon r square will be the answer. So the net force on the particle at origin will be 4 by 3 g m square upon r square. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दिस चैप्टर ऑल्सो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इलेक्ट्रोस्टेट ऑल्सो। वहां पर मास की जगह वी विल रिप्लेस मास विथ चार्जेस। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, we have four masses arranged at the corner of a square of side A. All the masses are identical. We have been asked to find net force on this mass placed at corner C. Now see, except mass M at C, there are three other masses at D, A and B. So what will be the diagram? So D will is attracted, B will attract it and FA will attract it. Okay, actually I जो प्रीवियस डायग्राम था आई कंसिडर्ड एज द चार्जेस, सो रिपल्शन में चला गया था। तो नाउ मैग्नीट्यूड वाइज एफ बी एंड एफ डी विल बी सेम, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड एफ ए सिंस दिस साइड इज ए, सो दिस विल बी a root 2,
magnitude of Fa will be gm square upon a root 2 whole square, that will be gm square upon 2a square. Suppose we are considering this as f, so this will be f by 2. Now here fb and fd, the resultant will be like at the bisector of these two forces, because these two forces are equal in magnitude, so the resultant will be at the bisector, and this will be f root 2. Now we have two forces, one is f root 2 and second one is this one fa, that is f by 2, and they are acting on the same line. So just we will add these two forces, f root 2 plus f by 2, and answer will be gm square upon a square root 2 plus 1 by 2. In the same way, we can have a problem in which masses will be arranged on the vertex of triangle, or we can have a polygon or hexagon. Any kind of problem can be asked. What you have to do, you have to use principle of superposition. The net force on M will be the vector sum of forces exerted by all the masses in the vicinity. Okay. Now similarly, this time we have three masses arranged at the vertex of a equilateral triangle. We have been asked net force on the mass present at A. Again, the force of B, suppose this is F1, force due to C, suppose this is F2. Angle between F1 and F2 will be 60 degree. Okay. In magnitude, both the forces will be same, that is gm square upon a square, the side is A. We can use the resultant formula for vector, that is a square plus b square plus 2ab cos theta, so f square plus 2f square, cos 60 is 1 by 2, and answer comes out to be f root 3. Simply we'll put the value of f, that is gm square upon a square, so answer will be gm square upon a square times root 3. Here, one more thing we can see. If we remove this mass from the scene and simply I ask what will be the gravitational field intensity due to these two masses at this point, so the answer will be same. The only thing will be we will not using this m. So what we have done, how we define the gravitational field intensity. Suppose this is the test mass, force experienced by the test mass per unit test mass. So we will remove 1 m. So the answer will be gm upon a square root 3. This will be the gravitational field intensity due at point A due to B and C. In the same way, in the last question, if we have been asked what will be the gravitational field intensity at this point, so force experienced, मैं direct लिख दे रहा हूँ, was gm square upon a square root 2 plus 1 by 2. What we will do, we will simply remove this m from the expression. So here it will remain gm upon a square root 2 plus 1 by 2. Simply this will be the magnitude of gravitational field intensity to these three masses. Okay. So in the last lecture also I told you, finding gravitational field intensity or finding force is more or less same exercise. If you are adding extra mass, you will get the force. If from the force you are removing the expression of the test mass, you will get the gravitational field intensity. Now, next problem is also very important problem. यहाँ पर देखिए क्या है, दो masses हैं और मान लीजिए इनके बीच का कुछ separation है r, ठीक है? And अभी हम ये imagine करके चल रहे हैं कि we are holding these masses, these are fixed. Otherwise क्या होगा, ये अपने mutual force of attraction से ऐसे पास आते जाएंगे. अब हमने क्या किया, इन दोनों masses को एक साथ, दोनों masses को हमने एक साथ कुछ स्पीड दे दी इस तरह से, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर. ठीक है. सो क्या हुआ सीन में देखो, एक्चुअली इस पे फोर्स यहां लग रहा था, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, इस पे फोर्स यहां लग रहा था, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर. तो क्या हुआ कि दोनों अपने अपने पाथ से हल्का सा मुड़ गए. And now this is the new position.
Okay, and again velocity has turned, also force has turned, and at some value of this v naught it may be possible that angle is again 90 degree. So क्या होगा कि ये दोनों जो मासेस हैं इस तरह से मूव करने लगेंगे. अब आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है. यहां से स्टार्टिंग हुई, ये मास यहां पहुंचा, ये मास यहां पहुंचा, अगेन लाइन पर आ गए, फिर ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, अगेन लाइन पर आ गए, ये यहां आया, ये यहां आया, इस तरह से. एंड these two masses will start moving in a circle. Okay, and the radius of the circle will be r by 2. So this is the whole story. Now for this situation, what examiner will ask you? Examiner will ask you what should be the speed imparted to each mass so that they start moving in a circle. ओके, कितनी स्पीड दी जाए कि जो पार्टिकल्स हैं वो गोल गोल घेरे में घूमने लगे. ठीक है, सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. सो what we have to do in these type of questions, just focus on single mass, any of the masses. Okay, calculate the net force on this mass, and we have to just equate this net force to the centripetal force provided by this force. So what we will write, the net force on this particle जितना भी आएगा, we will write this will be equal to MAC, that is centripetal acceleration, जो कि कितना होता है v square upon r. Remember this r will be the radius of circle in which the particles are rotating. So here the net force is simple, that is gm square upon a square, and the radius of the circle is a by 2. Just we will do some mathematical calculations, gm square upon a square बराबर इतना, and after cutting and transferring some expressions we will got v equals to under root gm upon 2a. Now here the problem was of two masses. What we can do, we can extend this problem to 3 block problem or 4 block problem, or if you wish we can take it to 6 block problems also. Okay, so now we'll just have a look on the next problem so that we can understand it in a better way. तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम को हमने एक्सटेंड कर दिया टू द 4 masses प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने थोड़ी देर पहले करी थी. नाउ सेम चीज होगी, इस पे नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, और चारों पे सिमेट्रिक वजह से फोर्स से बना था. फोर्स आप पीछे देख सकते हैं, फोर्स हमने इतना निकाला था. हमने क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर सबको एक साथ ऐसे करके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे देनी है, सो दैट दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल. अब हमारा काम बस इतना है, किसी भी एक को पकड़ के नेट फोर्स निकाल लो, जो हमने 2-3 प्रॉब्लम पहले निकाला था, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है. दूसरा, calculate the radius of the circle in which these particles are rotating. So the radius will be this one. So this is a, this is a, यहाँ से यहाँ तक a root 2, उसका हाफ कर लेंगे. So a root 2 का आधा, that will be a by root 2. Simply we have to put the net force equals to centripetal acceleration. Rest all is mathematical calculation. We will get v equals to gm upon a 1 plus 2 root 2 upon 2 root 2 under root 2. Okay, so now same problem you can do on 3 mass basis. You can keep the 3 masses on the side of an equilateral triangle, and the forces will be towards the centroid. Again you have to give them such a velocity that they will start moving in circle. So the net force again you will put equal to mv square upon r. The only problem will be to calculate the radius of the circle. I am giving you as a homework कह लो, या आई एम गिविंग यू एज अ टास्क, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. सो हियर वी हैव अ मार्क रॉड ऑफ मास m and length l, and we have to find out the gravitational field intensity at a point P
विच इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि जो gm अपॉन a स्क्वायर या r स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो या तो पॉइंट मास पे काम करेगा या स्फेरिकल मासेस होंगे वहाँ पे। यहाँ पे रॉड है तो आपको यहाँ पे रॉड का सारा मास सेंटर पे नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है पॉइंट बराबर, ताकि आप उसको पॉइंट मास की तरह यूज कर सको। एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट मास एंड दिस point P is x. So the small gravitational field intensity due to this small mass will be g dm upon x square, and the direction will be towards the mass. Now what is happening? The gravitational field intensity due to all the small elements will be in the same direction. So what we can do later on, we will add to find out the total intensity. We will just add all the intensities due to this element. Now यहाँ पर we will introduce a concept of linear mass density lambda, that will be mass per unit length. So if we are considering this rod to be uniform, this is very important. Okay, so in our problem I missed that, but the rod is uniform. So that means throughout the rod a unit length mass will be a unit length will be having same mass. So dm can be written as lambda dx upon x square. Now from here it's just a plain integration, dx upon x square, integration will be minus 1 by x. We are just putting the limits, and after solving we will get g lambda l upon a plus l. If the examiner has given lambda instead of mass, this is the answer. If examiner has given mass, then we have to change lambda into m upon l, and the final answer will be g m upon a plus l. Okay, remember in this question we could have a slight modification. At this point we could have keep up another mass m, and we would have been asked the force between this rod and mass. और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर निकाल ली है, जस्ट एड अनदर m, this extra m upon a plus l, and this will be the force between rod and mass. Okay, तो मैंने आपको पहले भी बताया इंटेंसिटी निकालना या फोर्स निकालना इज मोर और लेस सेम थिंग। अगर आपने इंटेंसिटी निकाल लिया और आपको नेट फोर्स निकालना है तो सिर्फ आप उसके आगे जिस मास पे फोर्स लगने जा रहा है ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आपने पहले फोर्स निकाला होता, इस m को हटा देते तो वो आपकी इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कंटिन्यूस मासेस के केस आएंगे तो आपको क्या करना होगा, रॉड है, रिंग है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही आते हैं ज्यादातर। स्फेयर है तो आपके लिए काम ऑलरेडी आसान है, बता रखा है। स्फेयर के केस में कल हमने डिस्कस कर लिया था। हॉलो सॉलिड सारा, हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉलिड के अंदर आया था कुछ, बाहर दोनों के लिए ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता। ठीक है, नाउ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है आपसे एक रिंग का क्वेश्चन पूछ ले। Here we have a uniform ring of mass m and radius r, and gravitational field intensity is asked at a point P which is on the xz line at a distance x. Okay, अब यहाँ पर बेटा फिर से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। हालांकि इसको देख के आपको सबसे पहले तो याद आना चाहिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। यहाँ पे ये चार्ज क्यू हो जाता है, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप चार्ज को मास से और 1/4πε0 को जी से रिप्लेस कर देंगे तो सारे आपके इलेक्ट्रोस्टैट के जो एक्सप्रेशंस है वो ग्रेविटेशन में, या ग्रेविटेशन के एक्सप्रेशंस जो आपके हो इलेक्ट्रोस्टैट में चेंज आ जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, इसका फील्ड देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, इसका फील्ड देखेंगे, दोनों के कंपाउंड लेके कट करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करना है। अब आप ये समझो, अगर हमको एग्जामिनेशन हॉल में इंटीग्रेशन करना पड़ा तो वैसे ही आपको ये सवाल छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली मेरे को इसका जो रिजल्ट है बेटा वो याद होना चाहिए। ठीक है ना, और इसका सीधे आप रिजल्ट याद रखेंगे, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट बना के कहीं पे चिपका दीजिए, जहाँ पर आप नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, जहाँ पे आप ब्रश करते हैं, जहाँ पे आप शीशे के सामने, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं दिन में 3-4 बार, वहाँ पे आप इस तरह से इसको लगा के छोड़ सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए, जब आप सेंटर पे आ जाएंगे तो x 0 हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, और अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो भी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल टेंड टू 0। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि सेंटर पे 0,
इन्फिनिटी पे 0, तो बीच में ग्राफ अपनी एक पीक को अटेन करेगा और ये पीक वैल्यू कहाँ पर आएगी उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज करेंगे, di/dx को 0 पुट करेंगे। फिर से इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए r/√2 पे यहाँ और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमा। और अगर आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह r/√2 पुट कर देते हैं तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको अगर आप याद रख सकें तो अच्छी बात, नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम यहाँ तक आपको याद रखना मस्ट है, इसको याद रख लीजिए। बाद में एग्जामिनेशन हॉल में इसके वैल्यू डालकर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल मास रख दें तो जैसा मैंने बताया इस पे कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ यहाँ पे आके, क्योंकि आपने इसकी इंटेंसिटी निकाल ली, यहाँ पे आके सिर्फ आपको क्या जोड़ देना है, एम जोड़ दीजिएगा। क्या होगा, ये मास यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे आते आते फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन लगातार फोर्स सही रहा है तो यहाँ पे आके स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ को जाने लगेगा। जब यहाँ को जाने लगेगा तो फोर्स इधर को लगने लगेगा, इधर जाके रुकेगा और इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो द मोशन विल बी ऑसिलेटरी। और अगर कुछ हमारी कंडीशंस पूरी कर देगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन कैन बी SHM, वो हम बाद में आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस मासेस के केस आते हैं तो हमको किस तरह से उनको डील करना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट इज स्मॉल r एंड कैपिटल R एंड मिनिमम स्पीड इज v0। आपको पता करना है फाइंड द Vmax। तो देखिए, दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज एपिहेलियन, दिस इज पेरिहेलियन, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस r, maximum distance r. The concept is gravitational force is a central force, so angular momentum will be constant. So angular momentum at P and A will remain constant. Here the angle is 90 degree, so it is very easy. mv max r equals to mv naught r, and we'll get v max equals to v naught r upon r. So very small question, tricky question. इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हमेशा बने रहेंगे। अगेन ये भी 2-3 बार आया हुआ सवाल है। Change in the value of g at a height h above earth surface is same as at a depth x below the surface। मतलब अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जाने पे जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस x डेप्थ पे आ रहा है। तो और साथ में आपको दे रखा है x एंड h आर स्मॉल। तो स्मॉल सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया कि मैं कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं gh इक्वल्स टू 1 - 2h अपॉन re वाला लगा लेंगे, और डेप्थ वाला फॉर्मूला g1 - x अपॉन re, दोनों का जो चेंज है, चेंज माने gh - g, gx - g, इसको हम इक्वेट कर देंगे। इसको इक्वेट कर देते हैं तो 2h अपॉन re बराबर इतना, एंड विल गेट x इक्वल्स टू 2h। हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से हम इस ऑप्शंस को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लैनेट इज इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। हमको बताना है द रेशियो ऑफ स्पीड एट पेरिजी एंड एपोजी, मीन fastest speed Vmax and the minimum speed का ratio. Again same concept, we will use gravitational force as a central force, so angular momentum will remain conserved. So m Vp Rp will be equal to m Va Ra, m cancel, इसको solve करके Vp upon Va बराबर Ra upon इतना। और फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था E जो Ra है, this is A1 plus E is the eccentricity of the ellipse, Rp is A1 minus E. So maximum speed upon minimum speed is 1 plus E upon 1 minus E. In this question, examiner could have asked the ratio of kinetic energy at perihelion and aphelion. Simply, we have got Vp upon Va. So kinetic energy is half mv square. So this will be 1 plus E upon 1 minus E whole square. Simple problem. ये आ सकती है कभी भी, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। Now, these type of questions, they are also very frequently asked. 2 point masses m and 2m are at a distance d. Find the point where gravitational field intensity will be 0. So just we will draw a diagram m and 2m. Suppose from m, the point where gravitational field intensity is 0 is at distance r. From 2m, it will be d minus r. So gm upon r square will be equal to g 2m upon d minus r square. एंड इसके आगे सिर्फ और सिर्फ बेटा कैलकुलेशन है, उसमें आप कर सकते हैं खुद से, स्क्वायर रूट ले लिया 1 अपॉन r इतना, फाइनली आंसर इज d अपॉन 1 प्लस √2। रिमेंबर, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हम यहाँ तक निकाल लेते हैं, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना,
क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको ऑप्शंस दिए नहीं, 4 ऑप्शंस होंगे, किस वाले से डिस्टेंस पूछिए। पता चला आपने निकाल लिया, लेकिन ऑप्शन में 2m से डिस्टेंस के टर्म पे आंसर दे रखा है, तो आपने ये जो निकाला इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह के केसेस में बेटर रहेगा आप पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लो। अगर डिस्टेंस 2m से पूछा है, या ऑप्शंस पढ़ लो कि ऑप्शन में क्या m से 2m से दोनों से है, कैसे है, समझ गए ना। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली m से पूछा है तो m वाले पार्ट को r ले लो, अगर 2m से पूछा है तो 2m वाले पार्ट को r ले लो। अगर ऑप्शंस में आपको दोनों दिख रहे हैं कि 2 ऑप्शंस है जिसमें कह रहा है m से कितनी है, 2 ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कह रहा है 2m से कितनी है, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप m से निकाल लो और d में से इसको माइनस कर लोगे तो आपको कहाँ से मिल जाएगा, 2m मास। ठीक है, तो आई होप जो हमने पहले 3 लेक्चर्स में देखा, काफ़ी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा इस बूस्टर के बाद। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे जिसमें हम देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारा एस्केप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है उनको। ओके, थैंक यू।